नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पंजाब में एक बार फिर से ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां पर बता दें आपको कि 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस के एक नेता के घर पर छापेमारी की है। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो ईडी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह और राजस्थान के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास के परिसरों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। घोटाला PACL पोजी घोटाले से जुड़ा है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। ईडी ने मोहाली में कुलवंत सिंह के आवास, पटियाला में पर्ल ग्रुप द्वारा स्थापित ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जयपुर के खचरियावास के घर समेत करीब 15 परिसरों की तलाशी ली। 63 साल के कुलवंत सिंह रियल एस्टेट फर्म जनता लैंड प्रमोटर लिमिटेड के प्रमोटर हैं। वो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के साथ पंजाब के सबसे अमीर विधायक बताए जाते हैं। दिल्ली से पहुंची ईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उनके आवास पर तलाशी की। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार कुलवंत सिंह घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। अपने यहाँ छापेमारी पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ PACL से संबंधित ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह एक नोटिस दिया गया जिसमें उनके आवास पर तलाशी का जिक्र था, लेकिन इसमें कोई कारण नहीं बताया गया। अगस्त 2020 में आपको बता दें कि खचरियावास ईडी के सामने पेश हुए थे। तब उनके PACL मामले और संबंधित भूमि लेन देन में उनके परिवार की कथित संलिप्तता को लेकर कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। बता दें आपको कि प्रताप सिंह अशोक गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के भतीजे भी हैं। ऐसे में ये PACL केस क्या है, ये भी जान लीजिए। ताजा छापेमारियां कथित पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PACL घोटाले से जुड़ी है, बताया जा रहा है। इस मामले में 2011 में मूल FIR दर्ज की गई थी। FIR में PACL इंडिया लिमिटेड, PJF लिमिटेड, PACL के प्रमोटर दिवंगत निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज है। तब से देश भर में कंपनी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। आरोप है रियल एस्टेट निवेश की आड़ में निवेशकों से भारी रकम इकट्ठी की गई, फिर इसमें घोटाला किया और पैसे वापस नहीं किए गए। आरोप ये भी है कि PACL के डायरेक्टर्स ने निवेशकों के पैसे कई जगह पर शेल कंपनियों में ट्रांसफर करके हड़प लिए। ईडी को शक है कि नेताओं का PACL योजनाओं से अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है और उन्हें इससे लाभ भी हो सकता है। तो एक तरफ ईडी एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ भी ईडी ने एक्शन लेते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है, जिस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान है। क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, एक बार आप खुद सुनिए। हेरल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी ये मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है, जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा AJL एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड स्थापित की गई थी। तमाम तो लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी कि शेयर धारकों के पास शेयर थे उस जमाने के और उनसे पूछे बगैर ये दे दिया गया। तो ये गंभीर तकनीकी प्रश्न था। जहां तक मुझे ध्यान है तो शायद ये शांति भूषण जी ने भी इस विषय के ऊपर कहा था कि उनके पास भी कोई शेयर थे। खैर वो विषय है। मैं एक नैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के लगातार 5-6 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित ये तीनों अखबार इस कदर घाटे में कैसे चले गए कि वो बंद हो गए। कांग्रेस सरकारों ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया, बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया? अगर केवल कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल के अंदर चुटकी बजाते हुए पूरा हो जाता। तो कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, जो उर्दू में कौमी आवाज को भी आपको ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ये तो दिखाई पड़ रहा है कि लगता कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ही आस्था उनके इस जो दावे है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस का भावनात्मक लगाव था, ये भावनात्मक लगाव कितना यथार्थ था ये इसका प्रमाण दे रहा है, या फिर लगाव उसकी संपत्ति से था ना कि उसकी भावना से। इसलिए नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते। जैसा कि आपने सुना कि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि एक तकनीकी मामला है। कांग्रेस पार्टी को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये मामला 2012 से शुरू हुआ था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2013 में एक जनहित याचिका के माध्यम से इस मामले की शुरुआत की थी। ये मामला तब दर्ज किया गया था जब पीएम मोदी की सरकार आई भी नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए इस पर राजनीति करने का कोई आधार ही नहीं है। वो इस मामले को लेकर इतना डर क्यों रही हैं? साफ तौर पर यह मामला उस वक्त था जब जो है बीजेपी सरकार में ही नहीं थी, सत्ता में ही नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी पर आरोप लगाकर आखिर इन्हें क्या मिलेगा? इसी के साथ साथ पंजाब में आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करते भी नजर आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर वो काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए और सड़कों पर उतरकर इसे लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। बयानबाजी भी देखने के लिए मिली है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। चलो मैं ते तुहाडे जरिए सुन रहा, मैं वेलकम करना। सानू अपनियां कोर्ट्स ते अपनियां कचहरियां ते पूर्ण भरोसा है। उसे भरोसे नूं ही अगे तुसी मैनू हुण दस्सिया ते मैं ते आई वाज नॉट अवेयर अजे फोन आना होना कि उन्होंने प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट 22 तरीक तक दी है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। ते जितों तक साडी कोऑपरेशन की लोड़ है, जदों भी कल भी मैनू जो पूछा गया ईमानदारी दे नाल उन्हां नूं मैं बकायदा तौर कोऑपरेट कीता। एंड बाकी सब जुडिस मैटर है, वी लीव इट टू द कोर्ट्स। देखिए, बीजेपी और आप एक सिक्के के दो पहलू। इधर दास के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो लोकसभा में है राहुल गांधी जी, उनके और हमारे चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के खिलाफ। ये राजनीति जो है ये कामयाब नहीं होगी। हमारी पहचान महात्मा गांधी के साथ थी और महात्मा गांधी की जो पॉलिसीज थी नॉन वायलेंट, उन पर चले नेल्सन मंडेला। सारा देश साउथ अफ्रीका आजाद करवाया। जितने देश 1947 के बाद आजाद हुए वो सारे के सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट पर थे, मार्टिन लूथर किंग जैसे। और मैं समझता हूं ये जो दोनों की रणनीति है कि हम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की आवाज दबाएंगे, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही टॉलरेंट देश है, एक सेकुलर देश है, एक डेमोक्रेटिक देश अभी तक था। मगर जिस हिसाब से अब पहचान बना रहे हैं, इससे सेंटर की और स्टेट की गवर्नमेंट्स कामयाब नहीं होगी और डेमोक्रेसी की जीत होगी और सच्चाई की जीत होगी। हमें इस पर पूर्ण फेथ है। तो ऐसे में आपने जो ये पूरा मामला है विस्तार से जाना है कि किस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक नेता के ऊपर 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में ईडी ने एक्शन लिया है, घर पर छापेमारी की गई है और पूछताछ किए गए हैं। वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर ईडी के चार्जशीट को लेकर मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया तो दूसरी तरफ पंजाब की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरकर प्रोटेस्ट करते भी नजर आए। और ऐसे में आपने तमाम लोगों के बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।